तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी नर्सिंग के माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर जो माइक्रोबायोलॉजी की ग्रोथ और माइक्रोबायोलॉजी को डेवलप करने में जिन साइंटिस्ट का इम्पोर्टेंट रोल था उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन लुईस पास्चर। इनका जो बॉर्न था 1822 को बॉर्न हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1895 में। ठीक, तो इन्होंने जो माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में है बहुत सारे वर्क किए हैं और बहुत सारी नई नई टेक्निक्स दी। जैसे ही वॉज द ट्रेंड फ्रेंच केमिस्ट, ये फ्रांस से थे, फ्रेंच केमिस्ट थे और अच्छे ट्रेंड फ्रेंच केमिस्ट थे। दीज आर ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक, तो माइक्रोबायोलॉजी की जो टेक्निक्स और जो थ्योरी इन्होंने दी थी उसके बेस पे इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ही डेवलप्स एंड इंट्रोड्यूस द टेक्निक्स ऑफ स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन। जो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गीज, ये तो इनसे अगर किसी थिंग के ऊपर ये होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो हो सकता है उस थिंग को ये कंटामिनेट कर दे। तो उस कंटामिनेशन को रोकने के लिए उसको क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। तो नॉर्मली जो अपन घरों में देखते हैं स्टरलाइज करने की टेक्निक होती है, तो हॉट वाटर से उसको रिंस कर देना या फिर उसको पानी के साथ क्या करते हैं थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं। तो उससे वो जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, कोएगुलेट हो जाते हैं और वो स्टरलाइज हो जाता है। बट जो पास्चर थे, पास्चर ने स्टरलाइजेशन की दो टेक्निक्स दी थी। एक तो ऑटोक्लेव, एक कुकर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें स्टीम के थ्रू उसको स्टरलाइज करते हैं। और सेकंड था हॉट एयर ओवन। ठीक, इसमें जो हॉट एयर होती थी उसके थ्रू इसको जो भी थिंग्स होती थी उसके ऊपर फ्लो करते थे और उस फ्लो होने के बाद जो हीट होती थी उस हीट से जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जो थिंग्स को कंटामिनेट कर सकते हैं उनको वहां से हटा देते थे। ठीक, ही डिस्कवर्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड पॉस्चराइजेशन। ठीक, पॉस्चर का जो ज्यादातर नाम सुनने में आता है वो पॉस्चराइजेशन में काम आता है, पॉस्चराइजेशन एंड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, कुछ चीजों को बनाने के लिए उसको बार बार क्या बैक्टीरिया और या जो अदर माइक्रोब्स होते हैं उनसे ट्रीट करते हैं और उसको रोटेट किया जाता है आरपीएम पे और कुछ टाइम के लिए वो उसकी रखते हैं तो उसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद जो कुछ यूजफुल मटेरियल में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पास्चराइजेशन जो होता है मिल्क का करते हैं, मिल्क का डबल टोन, ट्रिपल टोन मिल्क जो आता है वो पास्चराइजेशन टेक्निक के थ्रू बनाते हैं। दूध को भी काफी लंबे टाइम तक अपन अच्छा रख सकते हैं। ठीक, और इन्होंने वैक्सीनेशन की जो प्रिंसिपल को डिस्कवर किया, कैसे वैक्सीनेशन किया जाता है, फर्मेंटेशन कैसा होता है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड पॉस्चराइजेशन की टेक्निक्स इन्होंने प्रोवाइड करी थी। ही डेवलप्स ऑफ वैक्सीन फॉर रेबीज एंड एंथ्रेक्स। इन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स जो डिसीज थी उनकी वैक्सीन को इन्होंने बनाया था। ही इज द फादर ऑफ जर्म्स थ्योरी ऑफ डिसीज। तो जब डिसीज की जो जर्म थ्योरी है उसके जो फादर थे वो भी लुईस पास्चर को बोला जाता है। तो ये अपने माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के फर्स्ट साइंटिस्ट हुए लुईस पास्चर। सेकेंड साइंटिस्ट देखते हैं अपन। तो सेकेंड साइंटिस्ट है हमारे कौन से, जोसेफ लिस्टर। इनका बॉर्न 1827 एंड इनकी डेथ जो हुई थी 1912 को हुई थी। इन्होंने इनका माइक्रोबायोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने एंटीसेप्टिक टेक्निक ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जो एंटीसेप्टिक टेक्निक होती है, सर्जरी में जो एंटीसेप्टिक टेक्निक का यूज किया जाता है उसको इंट्रोड्यूस कराने का जो पूरा क्रेडिट है वो जोसेफ लिस्टर को जाता है। ही वॉज कॉल्ड, और इसी के बेस पे इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी बोला जाता है। एंड इन्होंने ही क्या किया था, फर्स्ट टाइम
कार्बोलिक एसिड, जिसको अपन नॉर्मली जनरली फिनॉल के नाम से जानते हैं। फिनॉल का यूज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और वर्ड्स को क्लीन करने में स्टरलाइजेशन मेथड के तौर पे किया था, या स्टरलाइज करने में फिनॉल का यूज किया था किन्होंने, जोसेफ लिस्टर ने। और इन्होंने बड़ी इजी वे में फिनॉल को यूज कर दिया था, तभी इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोला जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट देखते हैं अपन, रॉबर्ट कोच। साइंटिस्ट है अपने रॉबर्ट कोच। इनका बॉर्न था 1843 एंड डेथ हुई थी 1910 को। ठीक, इनका भी जो माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ये क्या थे, तो ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ये जर्मन साइंटिस्ट, फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक, इन्होंने बैक्टीरिया का ग्रोथ कराने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स का यूज किया था, और बैक्टीरिया को फर्स्टली लैब में ग्रोथ कराने का जो क्रेडिट है रॉबर्ट कोच को जाता है। तो उन्हीं के नाम पर उसी के वर्क के बेस पे इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ही इंट्रोड्यूस द स्टनिंग टेक्निक्स फॉर एंथ्रेक्स बेसिलस। जो बैक्टीरिया थे एंथ्रेक्स बेसिलस, रोड बेसिलाई यानी रोड शेप्ड, ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कोलेरा, इनको स्टैन करने के, इनको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो भी किसको जाता है, रॉबर्ट कोच को जाता है। ही वॉज द फर्स्ट यूज ऑयल इमर्शन लेंस। जो माइक्रोस्कोप में जो ऑयल इमर्शन लेंस का यूज होता है, कंडेंसर का यूज होता है, और एक और माइक्रो फोटोग्राफी का यूज सबसे पहले माइक्रोस्कोपी में किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। सबसे पहले ऑयल इमर्शन लेंस, कंडेंसर एंड माइक्रो फोटोग्राफी का यूज माइक्रोस्कोपी के अंदर रॉबर्ट कोच ने किया था। एंड ही वाज गिवन पोस्टुलेट ऑफ जर्म थ्योरी। जो जर्म थ्योरी थी उसके पोस्टुलेट को देने का जो क्रेडिट है वो भी किसके हो जाता है, रॉबर्ट कोच को। एंड he was invention of bacterial culture method using agar and glass plates। एक जो एल्गी होती है अगार उसको ग्लास प्लेट पे पोर्ड करने के बाद उस पर बैक्टीरियल कल्चर के मेथड का यूज किया। ठीक, एक प्लेट ली, एक प्लेट में इन्होंने क्या किया, अगार को थोड़ा बॉइल्ड करने के बाद इसको इसके ऊपर डाला और इसको थोड़ा ठंडा किया, तो ये सॉलिडिफाइंग हो गया। ठीक, और सॉलिडिफाइंग होने के बाद इसके ऊपर क्या किया, बैक्टीरिया है जो अदर माइक्रोब्स है उनको ग्रोथ कराया। तो इन फर्स्ट जो माइक्रोब्स की या बैक्टीरिया की ग्रोथ जो लैब में कराई थी, वो सबसे पहले करने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने वाले जो साइंटिस्ट थे इन अ प्लेट विद द टेक्निक ऑफ बैक्टीरियल कल्चर मेथड। इसका जो श्रेय है, उसका क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, रॉबर्ट कोच को। तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट साइंटिस्ट इसके बाद आते हैं कौन से, नेक्स्ट साइंटिस्ट है कौन से, पॉल एहरलिच। पॉल एहरलिच इनका बॉर्न 1854 को हुआ था एंड डेथ हुई थी 1915 को। ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट। ये जर्मन साइंटिस्ट थे और इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी बोलते हैं। जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है कीमोथेरेपी, उसके जो फादर थे, उस टेक्निक को लॉन्च करने वाले जो थे वो थे पॉल एहरलिच। और इसी वर्क के बेस पे इन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहते हैं। ही रिपोर्टेड द ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस इज एसिड फास्ट नेचर। जो ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस होता है उसके एसिड फास्ट नेचर को रिपोर्ट करने का क्रेडिट भी पॉल एहरलिच को जाता है। ही वर्क इन द फील्ड ऑफ हेमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी। इन्होंने हेमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी के फील्ड में ज्यादा वर्क किया था। और एक जो जीनस है बैक्टीरिया का, रिकेट्साइलिस, इसका बाद में इसका नाम इनके ऑनर में एहरलिचिया रख दिया गया था। ठीक, तो ये थे पॉल एहरलिच और उनकी सम बेसिक्स डिटेल थी। साइंटिस्ट की बात चली है तो एक और साइंटिस्ट की इसमें बात कर लेते हैं जो इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को
डेवलप करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो नाम है उनका एंटोनियन लीवनहॉक। 1675 ये डच साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले होममेड माइक्रोस्कोप बनाया था और इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक, एंटोनियन लीवनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक, और तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिनके बारे में अपनों ने इस वीडियो के अंदर पढ़ा है, एक्सप्लेन किया है। इन साइंटिस्ट के ऊपर को कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो इनको आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से इनको देखे, समझे। और आपको अगर ये समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई यूनिट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्ते।